हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारी इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज है यानी कि एम लक्ष्मीकांत की जो सीरीज है वो चल रही थी। और यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 23, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे खास इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है हमारे एग्जाम के लिए। तो चैप्टर नंबर 23 यानी कि पार्लियामेंट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए कौन कौन सी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं जरा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की इसके, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से हुआ है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ टू हाउसेज, जो दो हाउसेज से जो बने हैं उसमें हम बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो ये हमारी आज की जो है टॉपिक रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं, पार्लियामेंट क्या है, हमारा एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। ठीक है, पार्लियामेंट क्या है, इसका जो हैंड रिटन नोट्स है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं तो पार्लियामेंट हमारा क्या है, एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। ठीक है, पार्लियामेंट हमारा क्या है, एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। किसका? यूनियन गवर्नमेंट का। यूनियन गवर्नमेंट का। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट का। ये कहीं ना कहीं प्री एमिनेंट यानी कि सबसे ऊपर रखा गया और सेंट्रल पोजीशन पे रखा गया इंडिया की डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिचुएशन में। इंडिया की अगर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें, इंडिया की डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो इसको सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया, मतलब प्री एमिनेंट इसी को ही कहा गया है। प्री एमिनेंट आ गया है और इसके साथ साथ सेंट्रल पोजीशन भी इसको प्रोवाइड किया गया है। सेंट्रल पोजीशन भी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये दो चीजें। इसके बाद अगर बात करते हैं, क्योंकि हमने हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडिया की डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम कैसी है, हमने कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। कौन सी सिस्टम को? पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो है वो अपनाया है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने कहां से लाए? वो हम लाए हैं कहीं ना कहीं वेस्ट मिनिस्टर मॉडल से। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि कहां से लाया गया है? ब्रिटेन से। मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे चलाते हैं और वो कहां से लाया गया? आपके ब्रिटिशर से लाया गया। अगर बात करें आर्टिकल 79 टू लेके आर्टिकल 122 तक, तो यहां पे कौन कौन से आर्टिकल की बात करेंगे? तो आर्टिकल 79 से लेके हम बात करेंगे आर्टिकल 122 तक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो डील करता है किससे? आपकी पार्लियामेंट्री चीजों से डील करता है, जो कि पार्ट 5 में आपका आता है। कौन से? पार्ट 5। आर्टिकल 79 टू 122 जो है पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो डील किस चीज से करता है? डील करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, प्रोसीजर, प्रिविलेजेस, पावर्स और बहुत सारी चीजों पे डील करता है। प्रिविलेजेस और पावर जैसे और बहुत सारी चीजों पे भी ये डील करता है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पार्लियामेंट देखा क्या है, एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है किसका? यूनियन गवर्नमेंट का। इंडिया की डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम जो है सबसे ऊपर है, सेंट्रल पोजीशन पे। यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम को चलाते हैं और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमने कहाँ से लिए? वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट से लिए। यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक, जो कि पार्ट 5 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो डील करता है किन चीजों से? ऑर्गेनाइजेशन से, कंपोजिशन से, ड्यूरेशन से, प्रोसीजर से, पावर से, प्रिविलेज से, इस तरीके के और भी बहुत सारी चीजों से ये डील करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके से हुआ है? अगर हम बात करें कहीं ना कहीं हमने सारी चीजें कहां से लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन से। हम बात करते हैं भैया हमारी पार्लियामेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की कहीं ना कहीं यहाँ पे बात करेंगे।
कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में क्या बताया गया, पार्लियामेंट में 3 पार्ट है। पार्लियामेंट की अगर बात करते हैं तो पार्लियामेंट में यहाँ पे 3 पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है, ये पार्लियामेंट के पार्ट का मतलब या हिस्से कौन कौन से पार्ट जो है इसमें कंसिस्ट है। सबसे पहली चीज तो भैया प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा है, ठीक है बिल्कुल भाई। उसके बाद दूसरा है काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और तीसरा है आपका द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, ये चीज है। तो आपके 3 पार्ट है यहाँ पे, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ पीपल। अगर यहाँ पे मैं बात करूं, ये प्रेसिडेंट तो ठीक है, ये क्या है हमें पता लग गया भाई, प्रेसिडेंट जो है हमारे यहाँ पे जो आपके सबसे ऊपर है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पार्लियामेंट के हिस्से बात समझ में आती है। लेकिन ये काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल क्यों कहा गया है, क्यों इनको राज्यसभा और लोकसभा नहीं कहा गया। देखिए ऐसा है कि 1954 तक आते आते, ठीक है, पहले इनका नाम क्या रखा गया था, द काउंसिल ऑफ स्टेट रखा गया था, ठीक है, और हाउस ऑफ द पीपल रखा गया था। लेकिन 1954 में क्या हुआ, 1954 में इनका हिंदी वर्जन आया, मतलब हिंदी नेम आया, ठीक है। और हिंदी नेम जब आया तो क्या बताया गया, यहां राज्यसभा और लोकसभा को एडॉप्ट किया गया, ठीक है। यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या कहा गया, राज्य सभा कहा गया, और वहीं हाउस ऑफ पीपल को क्या कहा गया, लोकसभा जो है वो कहा गया। और तब से हमारा लोकसभा और राज्यसभा ही हम लोग लाते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली नाम जो रखा गया था वो द काउंसिल ऑफ स्टेट और स्टेट ऑफ द पीपल जो है रखा गया था, ठीक है। यहां पे अगर हम राज्यसभा की बात करें तो ये कौन सी होती है, ये आपकी अपर हाउस होती है। कैसी हाउस होती है, अपर हाउस होती है। वहीं पे अगर मैं बात करूं लोकसभा की, ये कैसी हाउस होती है, आपकी लोअर हाउस होती है, लोअर हाउस होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, आपकी लोअर हाउस, ठीक है। तो राज्यसभा को यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं, या हम कह सकते हैं सेकंड चेंबर या फिर हाउस ऑफ एल्डर्स। इसको और किसी नाम से भी बुलाया जाता है, सेकंड चेंबर, चेंबर भी कहा जाता है, ठीक है, सेकंड चेंबर भी कहा जाता है, या हाउस ऑफ एल्डर्स भी इसी को ही कहा जाता है, हाउस ऑफ एल्डर्स भी इसी को ही, ठीक है। तो ये चीज बताई जाती है। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसको फर्स्ट चेंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फर्स्ट चेंबर भी कहा जाता है, फर्स्ट चेंबर, ठीक है। और फर्स्ट चेंबर के साथ साथ यहां पे और क्या कहा जाता है, और दूसरा जो नाम है यहां लोकसभा का, एक नाम तो हो गया आपका फर्स्ट चेंबर, ठीक है, लोअर हाउस भी कहते हैं, फर्स्ट चेंबर भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसके साथ साथ हम लोग और क्या कहते हैं, पॉपुलर हाउस भी कहते हैं, ठीक है, पॉपुलर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम से ही ये जाना जाता है, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी पार्लियामेंट सिस्टम है, और इसके हिस्से कौन कौन से, आपके एक तो प्रेसिडेंट है, दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट है, और तीसरा हाउस ऑफ पीपल है, ठीक है। राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे 1954 में क्या हुआ, इसके हिंदी वर्जन को एक्सेप्ट किया गया, जिसमें इसका नाम क्या रखा गया, राज्यसभा रखा गया, और दूसरा यहाँ पे राज्यसभा जो है सॉरी लोक हाउस ऑफ पीपल को क्या रखा गया, लोकसभा रखा गया। राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस कहते हैं, और लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं। वहीं राज्यसभा की अगर बात करें तो इसको सेकंड चेंबर कहते हैं, जबकि लोकसभा को हम लोग फर्स्ट चेंबर कहते हैं। वहीं राज्यसभा की बात करें ये हाउस ऑफ एल्डर्स होता है, और ये अगर लोकसभा की बात करें तो हाउस ऑफ पॉपुलर हाउस जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। अगर मैं यहां राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा किस चीज को डिनोट करता है, राज्यसभा जो डिनोट करता है वो रिप्रेजेंटेट होते हैं यहाँ के, कौन रिप्रेजेंट्स होते हैं यहाँ पे, रिप्रेजेंट्स ऑफ द स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के जो भी रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, रिप्रेजेंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे राज्यसभा में आके जो है वो बैठते हैं, ठीक है। जो भी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी के, इंडियन यूनियन के, और जो लोग होते हैं, मेंबर होते हैं, यानी कि राज्यसभा से जो स्टेट से चुन के आते हैं, उनको कहीं ना कहीं राज्यसभा में सीट मिलती है, वो वहां पे बैठते हैं, ठीक है। ये तो हो गए आपके रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है, रिप्रेजेंट्स करते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए लोकसभा की, तो लोकसभा में जिनको लोग चुनते हैं, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया,
पीपल ऑफ इंडिया जिनको चुन के भेजते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आके बैठते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आपके पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोग को पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देखें, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया जो पार्लियामेंट में 3 लोग हैं, लेकिन क्या प्रेसिडेंट इनके हिस्से हैं? जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ना तो आपके राज्यसभा के मेंबर है और ना ही ये आपके लोकसभा के मेंबर। प्रेसिडेंट नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, ना तो राज्यसभा के मेंबर होते हैं ना ही लोकसभा के मेंबर होते हैं, इसीलिए इनको अलग कहा गया है। लेकिन फिर भी ये क्या कर सकते हैं, और ना ही ये आपके पार्लियामेंट्री की मीटिंग जो वगैरह होती है उसको अटेंड करते हैं, एंड डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट टू अटेंड इट्स मीटिंग, डज नॉट सिट टू अटेंड पार्लियामेंट मीटिंग। ना तो ये पार्लियामेंट में बैठ के उनकी मीटिंग को जो है अटेंड करेंगे। ठीक है, इनका काम ये नहीं होता है, ठीक है, कि पार्लियामेंट की जो मीटिंग वगैरह चल रही है उसको बैठ के ये अटेंड करेंगे। लेकिन फिर भी ये क्या कहा जाता है, ये पार्लियामेंट के एक इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, पार्लियामेंट के एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में ये जो है जाने जाते हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई बिल आता है, ठीक है, कोई बिल अगर आता है किसी भी मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है, तो वो बिल क्या होता है, दोनों हाउस से पास होता है। ठीक है, पास्ड बाय बोथ हाउस, तो दोनों हाउसेस से जो है वो पास होता है, और पास होने के बाद अब क्या होगा, ये बिल जाएगा भाई प्रेसिडेंट के पास। इसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, इस पे एसेंट देंगे। अगर वो एसेंट दे देते हैं, यानी कि अप्रूव कर देते हैं, एसेंट को अप्रूव कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बिल क्या हो जाएगा, एक एक्ट के रूप में चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा, एक एक्ट जो है वो बन जाएगा। एक बिल जब पास होती है, ठीक है, और लॉ या एक्ट तभी बनता है जब वो प्रेसिडेंट के द्वारा एसेंट जो है या सिग्नेचर जो है दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है इनका जो परफॉर्म है, सर्टेन फंक्शन है जो कि रिलेटिंग करता है किसके साथ, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के साथ। इनका जो काम है वो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग के साथ जुड़ा हुआ रहता है, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग। बिना इनके जो है आपके पार्लियामेंट प्रोसीडिंग जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, प्रोसीडिंग के साथ जो है आपका कनेक्ट होता है। ठीक है भाई, कनेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बताई गई है। और इसके बाद क्या है भैया, प्रेसिडेंट का और क्या काम है भैया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम होता है भैया क्या चीज करना, आपके समन करना, यानी कि जब पार्लियामेंट के सेशन को बुलाना होता है, समन करने का काम होता है, तो भी किसका रोल आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। समन के साथ साथ अगर इनको प्रोरोग करना है, यानी कि पार्लियामेंट के सेशन को खत्म करना है, ठीक है, प्रोरोग करना है, तो भी इनका काम आता है। ठीक है, तो भी आपके प्रेसिडेंट का ही काम जो है वो आता है। तो दोनों हाउसेस को या तो आपके समन करना हो, ठीक है, या फिर आपके प्रोरोग करना हो। इसके साथ साथ लोकसभा को डिसॉल्व करना हो, ठीक है, लोकसभा को शॉर्ट में लिख देते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व करना हो तो भी यही प्रेसिडेंट का काम होता है। ठीक है, या फिर ऑर्डिनेंस को इशू करना हो, ऑर्डिनेंस को इशू कराना हो, तो भी यहां पे प्रेसिडेंट का रोल जो है वो भी आता है। इसके साथ साथ आपके
अगर मान लीजिए दोनों हाउस को एड्रेस करना हो, एड्रेस बोथ हाउस, तो दोनों हाउस को जब पहली बार एड्रेस किया जाता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दोनों हाउस को एड्रेसेस जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, आपके प्रेसिडेंट के साथ, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहने की प्रेसिडेंट का काम होता है। आगे बात करते हैं। इसके बाद अगर बात करें, जो फ्रेमर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो कहीं ना कहीं आपके ब्रिटिश पैटर्न को जो है एडॉप्ट किया है। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर है, कॉन्स्टिट्यूशन के दाता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है उन्होंने क्या किया है, किस चीज को एडॉप्ट किया है भैया, ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री सिस्टम को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो है उन्होंने एडॉप्ट किया। जबकि क्या अमेरिका में नहीं है, क्या अमेरिका में भी है इसी सिस्टम को। ठीक है, लेकिन हमने जो है ब्रिटिश पैटर्न को जो है अपनाया है रेदर देन अमेरिकन पैटर्न, अमेरिकन पैटर्न को नहीं अपनाया है। अगर बात की जाए ब्रिटेन में, तो पार्लियामेंट में यहां कंसिस्ट है आपके क्राउन्स। ठीक है, ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं ब्रिटिश में, तो ब्रिटिश में कौन कौन से क्राउन है, ठीक है, क्राउन है, और क्राउन के साथ साथ और कौन है, क्राउन के साथ साथ क्राउन में आपके किंग भी हो सकते हैं या क्वीन भी हो सकते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जिसमें हम लोग अपना अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, यानी कि राज्यसभा। और उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है, जिसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, यानी कि पॉपुलर हाउस भी इसी को ही कहते हैं। ठीक है, इंडिया के कंपैरिजन में। तो लेकिन अमेरिका की जो प्रेसिडेंट है वो जो है लेजिस्लेचर के इंटीग्रल पार्ट नहीं है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो लेजिस्लेचर है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है, किसके, आपके लेजिस्लेचर के। ठीक है, अमेरिका की जो प्रेसिडेंट है। अगर यूएस की बात करें, जो लेजिस्लेचर है उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, यूएसए में जो आपके लेजिस्लेचर होते हैं उनको कांग्रेस कहते हैं, और इनमें आपके कांग्रेस में कौन कौन होते हैं, यूएसए में आपके कांग्रेस होते हैं, और इनमें कौन कौन होते हैं, आपके सीनेट होती है। ठीक है, कंसिस्ट सीनेट, जिसको अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, सीनेट होती है। उसके बाद अगर बात की जाए तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये लोग होते हैं। ठीक है, तो ये चीज होते हैं। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है आपके किससे, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने एज्यूम कर रखा है वो इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि इनमें दोनों का ही रोल आता है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब इनमें दोनों का ही रोल है, किसका, आपके लेजिस्लेचर का भी रोल आता है। ये नहीं कि बस लेजिस्लेचर का काम हो गया तो हो गया, ये लेजिस्लेचर का भी रोल है, और लेजिस्लेचर के साथ साथ आपके एग्जीक्यूटिव का भी रोल, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का भी रोल आता है। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव रोल तो आता है, लेकिन इसके साथ साथ इंटरडिपेंडेंट, मतलब ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे नहीं जाएगा, लेजिस्लेचर जब काम कर रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव का काम वो नहीं करेंगे, वो अपने आप में इंटरडिपेंडेंसी है। ठीक है, हाँ, भले बाद में आके जो लॉ लेजिस्लेचर में बनाया जाएगा वो एग्जीक्यूटिव जो है उसको इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट इन जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट में हमारी प्रेसिडेंट है वो कहीं ना कहीं जो आपके ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर के क्राउन इन पार्लियामेंट के बराबर है। ठीक है, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दूसरी तरफ अगर देखा जाए ये कहीं ना कहीं सेपरेट रखा गया है आपके लेजिस्लेचर ऑर्गन से और आपके एग्जीक्यूटिव ऑर्गन से। ठीक है, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट होते हैं कांग्रेस के, यानी कि कांग्रेस की जो है, यानी कि जो यूएसए में कांग्रेस के पार्ट जो है आपके प्रेसिडेंशियल पार्ट नहीं होते, जबकि इंडिया और ब्रिटेन में जो है वो कहीं ना कहीं पार्ट। ठीक है, तो ये बात होगी, यहाँ पे होगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट। आगे बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, यानी कि अब बात करेंगे हम लोग कंपोजिशन की।
तो कंपोजिशन ऑफ 2 हाउसेस में सबसे पहले बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा की, राज्यसभा की अगर मैं बात करूं, राज्यसभा की अगर मैं बात करूं, इनकी अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है आपके? 250 है। फिक्स कितनी की गई है? 250 जो है फिक्स की गई है भाई, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इतनी हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 232 तो कहां से आते हैं? 238 जो है वो कहीं ना कहीं अलग अलग स्टेट से आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव कहां के होते हैं? 238 जो है रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें 12 जो है वो क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है नॉमिनेटेड। ठीक है, ये चीज है। ये सिर्फ स्टेट से नहीं, आपकी यूनियन टेरिटरी भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, यूनियन टेरिटरी से भी होते हैं। और ये जो है इलेक्टेड कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर अभी के टाइम की बात करें, यानी कि प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट में क्या हाल है? प्रेजेंट टाइम में अगर बात की जाए तो अभी में आपके राज्यसभा में 245 जो है मेंबर है। ठीक है, कितने मेंबर है? टोटल मेंबर है 245 मेंबर्स है। ठीक है, अब इन 245 में 225 तो कहां से आए? 225 जो है वो तो आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन से, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड यूटी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स एंड यूटी से आए। ठीक है, उसके बाद जो आपके बाकी बच गए, बाकी कितने? जो आपके 12 मेंबर है, ठीक है, 12 मेंबर जो है 225 रिप्रेजेंट करते हैं। 8 मेंबर जो है आपके यूटी से, सॉरी यहाँ पे स्टेट से 225 है, और 8 जो है यूनियन टेरिटरी से, टेरिटरी से। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो 12 है वो आपका किससे नॉमिनेटेड है। ठीक है, अभी की जो सिचुएशन है 225 रिप्रेजेंटेशन, तो 8 33 और 3 2 5 यानी 245 हो गया। अगर जोड़ने पे टोटल देखेंगे 245। ठीक है, तो अभी की सिचुएशन है। जो फोर्थ शेड्यूल है, जो चौथा शेड्यूल है, फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है? फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है? फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है यहाँ पे राज्यसभा में सीट का अलोकेशन करता है। राज्यसभा में क्या करता है? अलोकेशन ऑफ सीट करता है, अलोकेशन ऑफ सीट करता है। ठीक है, कहां पे? आपके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो इन दोनों चीजों में जो अलोकेशन का काम है वो कहीं ना कहीं कौन करता है? आपका फोर्थ शेड्यूल जो है वो करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स क्या कहता है? यहाँ पे कहते हैं जो राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो कहां से होते हैं? आपके स्टेट से होते हैं। और इनको इलेक्ट कौन करता है? इलेक्ट करते हैं, इलेक्टेड, इलेक्टेड होते हैं कहां से? आपके इलेक्टेड मेंबर ऑफ, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो मेंबर इलेक्टेड होके स्टेट लेजिस्लेचर में पहुंचे हैं तो वही क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे। किनको? इलेक्टेड ना करके इलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट करेंगे किनको? आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट को, यानी कि अपर हाउस को। ठीक है,
और ये जो इलेक्शन होगा, इनका जो इलेक्शन होगा वो किस प्रोसीजर के थ्रू होगा? इनका इलेक्शन होगा भैया सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा, जो कि मैंने आपको प्रेसिडेंट के केस में बताया था। ठीक है, उनकी जो स्टेट सीट का अलोकेशन है, स्टेट का, राज्यसभा का, वो सीट का अगर मैं अलोकेशन की बात करूं, सीट्स के अलोकेशन की, वो पॉपुलेशन के बेस पे होगा। अलोकेशन जो होगा वो किस बेस पे होगा? पॉपुलेशन। और ये सब कौन बताता है? ये आपके फोर्थ शेड्यूल बताता है। सीट का जो अलोकेशन होगा वो पॉपुलेशन के बेस पे होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती है। उसके बाद नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्टेट की, वो की वेरी करती है। जैसे उत्तर प्रदेश की मान लो, उत्तर प्रदेश की अभी कितनी है? उत्तर प्रदेश की, यूपी की अगर बात की जाए तो 31 है। वहीं पे अगर हम बात करें त्रिपुरा की, वहां पे केवल एक ही मेंबर जो है वो कहीं ना कहीं आपके लोअर हाउस, अपर हाउस में है। ठीक है, जबकि यूएसए में, अगर यूएसए की कंपैरिजन की जाए तो यूएसए में क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट होते हैं उसमें हर स्टेट से, एवरी स्टेट से 2 मेंबर जो है चुन के आते हैं, चाहे वो स्टेट छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो हर स्टेट से क्या होते हैं, 2-2 मेंबर जो है होते हैं। इसीलिए टोटल अगर 50 स्टेट है, वहां पे कितने स्टेट है? टोटल 50 स्टेट है, और 50 स्टेट में से 2-2 आएंगे तो टोटल 100 मेंबर्स जो है आ जाएंगे। ठीक है, तो 100 मेंबर्स जो है वहां पे। चल आगे सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। अभी तक तो बात कर दी हमने स्टेट के बारे में, तो यहां बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। क्या बताया जाता है? तो यूनियन टेरिटरीज में भी जो लोग भेजे जाते हैं, इनका जो इलेक्शन होता है, इलेक्ट होते हैं, वो भी इनडायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। और ये भी किस मेथड से होते हैं भैया? वही इलेक्ट, इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं बाय मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, जो इनका इलेक्शन होता है बिल्कुल वही सिस्टम चलता है, बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, अगर बात की जाए 8 यूनियन टेरिटरी में, 8 यूनियन टेरिटरीज में, तो यहाँ पे केवल 3, यानी कि दिल्ली, पुदुचेरी और आपके जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेशन आपके राज्यसभा से। ठीक है, और जो 5 है, दिल्ली, जे.एंड.के, पुदुचेरी, ये यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे तो रिप्रेजेंटेशन चलो मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपका लेजिस्लेटिव सिस्टम है, तो यहाँ से इलेक्ट होके जो है वो आपके कहाँ पे पहुंच गए? राज्यसभा में। ठीक है, लेकिन बाकी जो, ये तो हो गए 3, आपके जो बाकी 5 बच के, उनमें क्या होता है? तो पॉपुलेशन ऑफ द अदर 5 यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा कम है, तो हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन द पॉपुलेशन ऑफ अदर 5 यूनियन टेरिटरी आर टू स्मॉल टू हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। ठीक है, तो क्या बताया जाता है कि भाई बाकी 3 में जो है, जो पॉपुलेशन के आधार पे जो है वो चुन के जो है भेजा जाता है। ठीक है, टू हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। ठीक है, तो 3 में तो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है? बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो टू स्मॉल है, तो इस वजह से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं है। ठीक है, इनमें रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल होता है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे 12 लोगों को, 12 लोगों को यहाँ पे क्या करते हैं? नॉमिनेटेड
12 लोगों को यहाँ पे नॉमिनेटेड करते हैं, ठीक है। और ये जो 12 लोग होते हैं कहाँ से नॉमिनेटेड किया जाता है? जिनके पास एक स्पेशल नॉलेज होती है, उन लोगों को क्या किया जाता है? यहाँ पे नॉमिनेटेड किया जाता है, जिनके पास स्पेशल कुछ नॉलेज होती है। जैसे सचिन तेंदुलकर को किया गया था, ठीक है, रेखा को किया गया था। तो ये सब स्पेशल नॉलेज के हिसाब से जो है यहाँ पे नॉमिनेटेड किए जाते हैं, ठीक है। इनके पास अलग अलग आर्ट की नॉलेज होती है, ठीक है। इनके पास लिटरेचर की नॉलेज होती है, ठीक है। लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, साइंस हो गया, सोशल सर्विस हो गया। तो साइंस एंड सोशल सर्विस, इन्हीं लोगों को क्या किया जाता है? नॉमिनेटेड किया जाता है। इसके पीछे ये रैशनल दिया जाता है कि कहीं ना कहीं राज्यसभा में जो है वो एमिनेंट पर्सन जो है, थोड़े से सूझबूझ वाले लोग भी, क्योंकि सूझबूझ क्या, जो एक रिस्पेक्टेड फील्ड से लोग जो है वो जाने चाहिए राज्यसभा में। और इनके बिना जो है, और इनको जो है विदाउट इलेक्शन के माध्यम से जो है जाना चाहिए, ताकि वहां बैठना चाहिए, वहां समझना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होते हैं। और इसमें नोट करने की बात यह है कि अगर अमेरिका की सीनेट की बात करें तो अमेरिका में इस तरह की कोई भी नॉमिनेटेड नहीं होते। अमेरिका में अमेरिका में किसी जो सीनेट होते हैं उनमें कोई भी, उसमें कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता है। नो नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके राज्यसभा के बारे में। अब बात करते हैं लोकसभा के बारे में। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा के बारे में पूरा हो गया, बात करते हैं लोकसभा। लोकसभा की अगर कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, तो क्या बताया जाता है? जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है वो कितनी होती है आपके? 550, ठीक है। पहले 552 हुआ करता था, लेकिन क्या किया गया, दो जो नॉमिनेटेड किए जाते थे आपके एंग्लो इंडियन को, उनको रिमूव कर दिया गया। एंग्लो इंडियंस को जो है यहाँ पे रिमूव कर दिया गया। एंग्लो इंडियंस उनको कहा जाता था जिनके मेल जो पर्सन होते थे, यानी कि फादर की तरफ से जो लोग होते थे मेल लाइन से, वो अगर कोई बाहरी देश का है और वो इंडिया में आके इंडिया में शादी के लिए, जैसे यूरोप वगैरह के लोग जो है राज करते थे हमारे ऊपर, ब्रिटिशर्स हो गए, यूरोपियंस हो गए, तो ये राज करते थे। तो ये उस टाइम पे क्या होते थे, इनके वहां से आए और यहाँ पे क्या किया, शादी कर लिया और यहीं पे अपने घर वर बसा लिए। तो उन्हीं के डिसेंडेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ये एंग्लो इंडियंस कहते हैं। मतलब उनको एक रिप्रेजेंटेशन जो है दिया गया है, ठीक है। जो यूरोपियंस इंडिया में आके बस गए, उन्होंने शादी वादी कर ली, यहीं पे अपने बच्चे बच्चे किए, और फिर उनकी पीढ़ी जो है इंडिया में चलती रही, तो उनको क्या कहेंगे, यूरोपियंस कहेंगे, या उनको एंग्लो इंडियंस कहेंगे। ये नहीं कि भाई जो टेम्पररी बेस में यूरोपियंस आके यहाँ पे रहने लगे और कुछ दिनों के बाद वो फिर यूरोप चले गए, तो उनको नहीं, जो टेम्पररी बहुत सालों से जो है रह रहे हैं, तो उनको जो है एंग्लो इंडियंस कहते हैं। तो एंग्लो इंडियंस की 2 सीटें जो है यहाँ पे खत्म करके अब कितनी रखी गई है आपके? 550 जो है यहाँ पे टोटल सीटें बनाई गई, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा अभी कितनी है, कितनी बताई जाती है? 550 है। लेकिन एट प्रेजेंट में 550 नहीं है, ये टोटल स्ट्रेंथ है, ये इतनी होनी है। अगर इसमें बात की जाए तो 5 इस टाइम की अगर बात करें तो इसमें 530 जो है, 550 में से 530 जो है वो आपके कहां से होंगे? वो आपके होंगे भैया रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्टेट के, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट से होंगे। और उसके बाद 20 जो होंगे वो कहां से आएंगे? 20 मेंबर जो आएंगे वो आपके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो ये 2 चीज कंडीशन आ जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन आज आज के प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट की अगर बात करें
तो प्रेजेंट में क्या यही चीज चल रहा है? प्रेजेंट में अगर बात करें तो प्रेजेंट में अगर टोटल स्ट्रेंथ की बात करूं, टोटल मेंबर की बात करूं, तो टोटल मेंबर कितने हैं अभी? 543 मेंबर है एट प्रेजेंट में। ठीक है, एट प्रेजेंट में 543 जो है आपके मेंबर है, और उसमें से 552 जो है, सॉरी 524 जो है वो आपके कहां से आए हैं? आपके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट से। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट से। और जो बाकी बचे, यानी कि बाकी कितने आपके 19 मेंबर जो है वो कहां से आए? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यहां से आए। तो आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके बारे में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स क्या बताई जाती है? पहला पॉइंट क्या बताई जाती है? जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होते हैं इन लोकसभा, वो क्या होते हैं? डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ये जो लोग आते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जहां पे उनकी कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट से ये क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होती है, इलेक्टेड होते हैं, और वहां से ये आते हैं स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में वो बिलोंग करते हैं। जो इलेक्शन होता है, इनका जो इलेक्शन होता है वो किस बेस पे होता है? इनका जो इलेक्शन होता है वो होता है अडल्ट फ्रेंचाइजीज। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, यूनिवर्सल वर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, यानी कि जो भी 18 साल है या 18 साल से ऊपर है उनको वोट देने का अधिकार जो है यहाँ पे मिल जाता है उन्हीं को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो ये चीज है, उसको हम लोग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज कहते हैं। ठीक है, जो भी सिटीजन जो भी 18 साल से ऊपर है, ठीक है, ठीक है, जो 18 साल से ऊपर है तो उसको जो है आपका यहाँ पे इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। ठीक है, जो हु इज नॉट डिस्क्वालीफाई अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे डिस्क्वालीफाई जो है नहीं किया जा सकता, उसको कोई भी लॉ जो है एलिजिबल जो है या एनी लॉ इज एलिजिबल टू वोट एट सच इलेक्शन। जो वोटिंग एज थी, ये जो इलेक्शन में जो वोटिंग एज रखी गई थी, पहले क्या था? पहले वोटिंग एज जो था स्टार्टिंग में वो 21 ईयर था। ठीक है, बाद में इसको रिड्यूस करके कितना किया गया? बाद में इसको रिड्यूस करके 18 ईयर जो है वो किया गया। 18 ईयर्स जो है वो किया गया। ठीक है, पहले इसका कितना था? आपके 21 ईयर था, लेकिन बाद में इसको रिड्यूस करके किया गया। कौन से? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और ये कब लाया गया? 1988। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज बात करते हैं। जो यहाँ पे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एम्पावर करती है पार्लियामेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ जो है एम्पावर किया है किसको? पार्लियामेंट को एम्पावर किया है, आपके पार्लियामेंट को कि वो यूनियन टेरिटरी से रिप्रेजेंटेटिव को कैसे इलेक्ट कर सकते हैं, यूनियन टेरिटरी में कैसे मेंबर्स को इलेक्टेड कर सकती है, इलेक्ट कर सकती है। ठीक है, इलेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट के हिसाब से जो यूनियन टेरिटरी जो होती है, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एक्ट 1965 का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है वो किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है? पार्लियामेंट ने यहाँ पे इनेक्ट किया है, आपका इनेक्टेड किया है कौन सी? यूनियन टेरिटरी
डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, इसको किया है और ये कब लाया गया? आपके 1965 में, 1965 में लाया गया। और इसके द्वारा जो लोग हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि जो मेंबर्स जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा जो है पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, नॉमिनेटेड मेंबर्स की अगर बात करें, नॉमिनेटेड मेंबर्स 2020 से पहले, बिफोर 2020, यहां पे कितने जो प्रेसिडेंट है वो दो लोगों को, प्रेसिडेंट जो है वो दो लोगों को क्या करता था? नॉमिनेटेड करता था। ठीक है, और वो दो लोग कहां से नॉमिनेटेड होते थे? एंग्लो इंडियन होते थे। ठीक है, इंडियन कम्युनिटी से होते थे। बाद में क्या किया गया? लेकिन इन कम्युनिटी की एडुकेट रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं मिली, तो यहाँ पे ओरिजिनली तो इनको रखा गया था। ओरिजिनली अगर बात की जाए, जो एंग्लो इंडियन होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे 10 साल के लिए, 10 साल के लिए ओरिजिनली की अगर बात की जाए शुरुआत में। बाद में इसको जो है बार बार चेंज किया गया, इनकी पीरियड को चेंज किया गया। ठीक है, आपके 1960 तक रखा गया था, लेकिन बाद में इसको चेंज करते हुए 10 साल जो है, हर बार 10 साल जो है बढ़ा दिया गया। जो लास्ट एक्सटेंशन किया गया था, लास्ट एक्सटेंशन जो किया गया था, ठीक है, वो कब तक किया गया था? वो आपके 2020 तक किया गया था। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया गया था? आपके 95th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 के द्वारा जो है किया गया था, और 10 साल का एक्सटेंशन मिल गया था। लेकिन 104th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, अमेंडमेंट एक्ट लाया गया आपके 2019 में, और ये जो प्रोविजन है उसको क्या किया गया? डिवेरेट कर दिया गया, यानी कि यहीं पे रोक दिया गया। ठीक है, और इसको फर्दर एक्सटेंशन जो है नहीं मिला, तो अमेंडमेंट ने यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया। और ये जो प्रोविजन था स्पेशल रिप्रेजेंटेशन का, जिसमें हम एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नॉमिनेटेड करते थे, उसको यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस कर दिया। ठीक है, और ये जो इफेक्ट में आया, इफेक्ट में कब आया? 25 जनवरी 2020 की। ठीक है, इफेक्ट में आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे जो एलोकेशन ऑफ सीट है पार्लियामेंट की, लोकसभा की, आप देख सकते हैं टेबल 23.5 में आपको दिया हुआ है। तो यहां तक था आपका आज का जो पार्लियामेंट का पहला चैप्टर। ठीक है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 23 की पूरी तरीके से डिस्कस, पूरी तरीके से नहीं, आपके कंपोजिशन ऑफ टू हाउसेस की डिस्कशन की है। ठीक है, काफी लंबा चैप्टर है और काफी लंबे टाइम तक जो है चलने वाला है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।